नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द केरला स्टोरी मूवी, जो आज 200 करोड़ का कलेक्शन पार कर चुकी है। उसके बारे में, उसके विश्लेषण के लिए, क्या केरला स्टोरी मूवी सही बनी, क्या उसके फैक्ट हैं, क्या सच्चाई है और क्या उसमें बातें ऐसी दिखाई गई हैं जिसके फैक्ट्स नहीं हैं, उसके विश्लेषण के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में हिंदू जागरण मंच के ब्रज प्रांत के कार्यकारिणी सदस्य श्री नितेश कपूर जी को बुलाया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे स्टूडियो में आए। सर, धन्यवाद आप सभी को। और इस कड़ी को शुरुआत करने के लिए सबसे पहला प्रश्न सर मेरा आपसे ये है जी, ये केरला स्टोरी जो मूवी आई, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए विनीत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं कि फिल्म जो बनती है वो समाज का एक आईना होती है। किसी भी फिल्म को बनाने का कोई उद्देश्य होता है। आपने देखा होगा कुछ पिक्चरें आजकल ऐसी भी आ रही हैं जैसे कोई दिखना नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई जा रही हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डाल सकती है, या जो दुष्प्रभाव डाल रही है उसको एक आईने की तरीके से दिखा सकती है। द केरला स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो केरला स्टोरी को जो दिखाया गया वो एक बहुत छोटा सा उदाहरण था। बहुत छोटा सा एक, कह सकते हैं, एक कुछ बच्चों के साथ, कुछ लड़कियों के साथ इस तरह की घटना हुई जिसको उसके अंदर दिखाया गया। ये अभी से शुरुआत नहीं है, ये बहुत लंबे तरीके से, बहुत लंबे समय से चलता हुआ एक पूरा षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र को मैं उन बच्चों को शाबाशी देना चाहूँगा जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया, उन लोगों को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उसको दिखाया। और देखने के बाद मन में एक पीड़ा भी उत्पन्न होती है कि ऐसा हमारे समाज में हो रहा है और हमारा समाज कितना इस चीज़ को लेकर जागरूक है। इस चीज़ पे भी हम लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आज केरला स्टोरी में दिखाए हुए किरदारों को जब हमने देखा और हमने उसको, पूरी पिक्चर को जब हमने देखा, तो एक बात तो समझ में आती है, ये एक मात्र मूवी नहीं है, ये एक ऐसा सत्य है जिसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हमें या हमारे समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। आज मैं मान के चलता हूँ कि देश के अंदर, बल्कि खाली देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में जो है कुछ चीज़ें, ऐसी गतिविधि चल रही हैं जो मानवता के विरुद्ध हैं। आज हमारे देश में जो इस तरीके की घटनाएं घटित हुई, जैसे केरला के अंदर लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया, या फिर और जगहों पर दिल्ली केस में, या इसके अलावा भी लखनऊ के केस में, मेरठ के केस में, हर जगह हमने यही देखा गया कि वो जो घटनाएं लड़कियों के साथ घटित हो रही हैं वो कभी भी मानवता का आईना नहीं हो सकती है। लव जिहाद, या कहते हैं द केरला स्टोरी को जो उस तरीके से उसमें दिखाया गया, उसमें एक बात तो हम लोगों को समझ में आ गई है और समाज ने भी इसे स्वीकार किया है कि ऐसी घटना हो रही है। ये इस जो हमारी ये पिक्चर है, इस पिक्चर का जो कंक्लूजन निकल कर आया कि समाज ने इसे स्वीकार किया। जो आपने बताया कि 200 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है, ये 200 करोड़ के नहीं, ये अभी और आगे तक जाएगी। मेरा अनुमान है ये 1000 करोड़ तक जाएगी, क्योंकि इसको खाली हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर जो है देशों में भी बहुत प्रसिद्ध, बहुत अच्छा माना जा रहा है, बहुत अच्छा इसको सराहना की जा रही है, क्योंकि ये घटना खाली हिंदुस्तान के अंदर नहीं और अन्य देशों में भी, वहाँ पर भी लड़कियों को इस तरीके का शिकार बनाया जा रहा है। और ये हमारे मानवता के विरुद्ध जो सोच है उसको दर्शाने का कार्य करती है। क्योंकि जहाँ तक मुझे इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, ये आज से नहीं है सर। 13वीं 14वीं शताब्दी में हमने रानी पद्मावती की कहानी सुनी थी जी। उसमें एक किरदार था अलाउद्दीन खिलजी जी। और उसने रानी पद्मावती को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी जी, लेकिन आखिरकार वो उनको हासिल नहीं कर पाया था। जी। आज हम 21वीं सदी में हैं जी। आज भी ऐसा चल रहा है, बस उसका रूप बदल गया है। अब ये सिस्टमेटिक वे में होने लग गया है, प्रॉपर मैनेजमेंट के तरीके से होने लग गया है। तो ये मतलब ये ऐसा हो क्यों रहा है? मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको फिर वही बात कहूँगा कि मानवता का, कहते हैं, मानवता के विरुद्ध किसी गतिविधि को जब किया जाता है, रानी पद्मावती का आपने उदाहरण दिया, उस समय
क्या था उस समय, रूल्स ऑर्डर हुआ नहीं करते थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ करते थे। तो उस समय क्या था कि सेनाएँ लड़ती थीं, शासन करती थीं, और जो सेना जीतती थी वो दूसरी सेना को जो था उनके जो घर परिवार के थे उनको लूटा-पाट करते थे। ये विदेशी कल्चर था। हमारे यहाँ अगर कहीं किसी राजा एक दूसरे के राजा को आक्रमण करता भी था, तो उसके बाद उसके सब परिवार के लोगों को कभी किसी ने मतलब नहीं होता न था। कभी देखता भी नहीं था, और बल्कि सब सम्मान उसको उनकी चीज़ें वापस करके उनको शासन करने का कार्य देता था। लेकिन जब से विदेशी आक्रामकता जितने भी हैं वो देश के अंदर आई, उन्होंने सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो है वो इस तरह की घटनाओं को घटित करने का कार्य किया। 13वीं-14वीं शताब्दी का जो आपने उदाहरण दिया रानी पद्मावती का, उस समय मोहम्मद खिलजी की जो आपने बात करी है, ये एक ऐसा पहला हमारा प्रकरण सुनने में आया, क्योंकि हिंदुस्तान की कल्पना नहीं है, हमारे सनातन की कल्पना नहीं थी कि पर स्त्री को या पर पुरुष की तरफ कोई आँख उठाकर भी देख ले। बिल्कुल। ये हमारे यहाँ का संस्कार नहीं थे। लेकिन ये संस्कार हमें कहाँ से आए, ये हमारे जो संस्कार तो नहीं कहेंगे, ये गतिविधि कहाँ से शुरू हुई, ये सब विदेशी गतिविधियाँ हुई। वो ही एक मानसिकता जो चली आ रही है कि दूसरों की स्त्री को देखना, दूसरों की स्त्री का, यही मानसिकता के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। हम किस तरीके से अपने समाज को अपने एक अच्छा आईना दिखा सकते हैं, वो इस जो केरला स्टोरी है, और इस तरीके की आपने पहले भी पिक्चर देखी होंगी बिल्कुल। जिसके अंदर लव जिहाद पिक्चर भी आई थी, उससे पहले भी एक आध मूवी आई थी, आपने देखा होगा। तो उन पिक्चरों के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस सोच पे के वे लोग हैं और हमें किस सोच की तरफ ले जाया जा रहा है। तो रानी पद्मावती के समय में आप सोचिए कि वो जब इतने बड़े संख्या में युद्ध हुआ और उसके बाद इतने बड़े संख्या में जौहर हुआ, तो आप सोचिए कि उस जौहर के बाद जो उनकी लाशें थी, उन लाशों तक से सोना निकाल लिया गया। क्या आप ये मानवता का उदाहरण समझते हैं? और कई मन सोना उन लाशों में से निकाल लिया गया। ये मानवता वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, समय बदला, समय के साथ-साथ शासक बदले, उसके बाद आज हमारा यहाँ संविधान भी हो गया, संविधान के अनुसार कार्य हो रहा है। लेकिन उस विचारधारा के लोग, और मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी विशेष व्यक्ति पे ऐसा किसी पंथ पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, किसी भी पंथ के लोग हो सकते हैं ये, लेकिन इस तरीके की विचारधारा मानवता के विरुद्ध है। और मैं अपने समाज को, अपने राष्ट्र के लोगों को, अपने देश के लोगों को ये मतलब कहने का मतलब है कि मैं उनको एक निवेदन करना चाहूँगा कि अब इस पे कार्य करने की आवश्यकता है, और अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अपने बच्चों के साथ बैठे, अपने परिवार के साथ बैठे और उनको बताएं, क्योंकि आज अगर हमें अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, आप सोचिए, लव जिहाद जो चीज़ है वो तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई। प्रायोरिटी चीज़ क्या है कि किस तरीके से हम दूसरों को परेशान कर सकें। बिल्कुल। ये तो एक चीज़ हो गई है। अभी आप समाज में बहुत सारी गतिविधियाँ ऐसी भी देख रहे हैं कि जिसको हम अगर सुनते हैं, सोचते तो विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि हमारी वो कल्पना थी नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोगों को हर उस गतिविधि पे नज़र रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता है, जो हमारे समाज में, हमारे घर के आस-पड़ोस में घटित हो रही है। हम जहाँ जाते हैं, वहाँ पे हमें अपनी आँख, नाक, कान खोलने की आवश्यकता है। तभी हम अपने समाज को, जब हमारा समाज जागरूक होगा, तभी हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित होगा। लेकिन आजकल तो पड़ोसी को ही नहीं जानता है, और अगर कोई किसी को देख भी लेता है तो वो साइड हो लेता है, बोला अरे मैं क्यों देखूं, मेरे घर से क्या मतलब है। तो जब समाज आपस में ही नहीं करना चाह रहा तो कैसे पॉसिबल है सर? देखिए, मैं बताता हूँ, मैं इस सोच के विरुद्ध हूँ थोड़ा-सा। पड़ोसी के साथ नहीं खड़ा हुआ, ऐसा मैं नहीं मानता। हम जहाँ रहे, हम आज भी जहाँ रहते हैं, पूरा जहाँ जिस कॉलोनी में रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। किसी को चाचा बोलते हैं, किसी को ताऊ बोलते हैं। जिनके दिमाग के अंदर विदेशी चीज़ें, विदेशी जो है कहते हैं ना, विदेशी कल्चर या वेस्टर्न कल्चर घुसा हुआ है, वही अंकल आंटी का प्रयोग करते हैं। आज भी हम अपने अड़ोसी पड़ोसी के लोगों को चाचा, ताऊ या अपने बाबा या दादा इस तरीके के संबोधन से ही संबोधित करते हैं। तभी हम लोगों को अपना बना सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये सोच आना शुरू हो जाए हर परिवार को कि ये हमारा पड़ोसी ना होकर ये भी हमारा परिवार है, ये भी हमारे परिवार के लोग हैं। पहले होता था कि अगर हमारे घर का बच्चा कहीं निकलता था, हम लोग छोटे थे जब घर के बाहर जाते थे, और हमारे को शैतानी करते हुए कोई भी देख लेता था, मोहल्ले में रहने वाले कोई भी सज्जन देख लेते थे, बुजुर्ग देख लेते थे, वो हमें तो क्या कर रहे हो, जाओ
हटो यहाँ से, घर पहुँचो, शैतानी करोगे, पापा से कहूँगा, डाँट देते थे। लेकिन हमारे पिताजी बुरा नहीं मानते थे। आज अगर हम किसी से कहते कह दे दो। तो बुरा मानते हैं, लेकिन अभी भी हम जिस समाज में रह रहे हैं, मैं उसकी सराहना करता हूँ। वो सब आज भी परिवार के साथ रहते हैं और बढ़िया अच्छे तरीके से रहते हैं। और जो लोग जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं रहते हैं, तो उसमें मैं मान के चलता हूँ कि हमारी कुछ कमी है। हमारी बिल्कुल। क्योंकि अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रखोगे, तो मैं नहीं मानता कि कोई आपको कुछ कह पाएगा या आपसे कुछ 2 बातें आप मतलब आप किसी से कह पाओगे। तो ये एक हमारा सोचने का तरीका है। अच्छा, ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने आई हैं। जैसे मैं थोड़ी स्टडी कर रहा था, तो एक 1992 में अजमेर में भी एक ऐसी घटना हुई जी, थी। आपको मैं बताना चाहता हूँ विनीत जी, ये अजमेर की जो घटना है, ये जैसे लव जिहाद कहते हैं, ये लव जिहाद नहीं था। लव जिहाद का तो शब्द अभी कुछ समय पहले ही दिया गया है। वो उस समय स्कैंडल शब्द का प्रयोग होता था। 300 से ज़्यादा लड़कियों को उस समय ब्लैकमेल करके, और उन लड़कियों को, और ब्लैकमेल करने के बाद उन लड़कियों को कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, कई लड़कियों ने शहर छोड़ दिया, कई लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी। और वो लड़कियां जो थीं, वो आम लड़कियां नहीं थीं। वो लड़कियां जो थीं, वो बहुत बहुत बड़े IAS PCS अधिकारियों की बेटियां थीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियां थीं। आम जन तक इसका संदेश ये आपके माध्यम से जरूर पहुंचना चाहिए। इस गतिविधि को 1992 का केस आज तक लोगों के जहन में से निकला नहीं है। जो उसके चश्मदीद लोग थे, जो उस समय के लोग थे, उनसे जब भी हमारी चर्चा हुई है, तो उनकी आंख से सिर्फ आंसू के अलावा कुछ नहीं निकला है। और इतने बड़े स्कैंडल के बाद किसी भी आदमी को प्रॉपर सज़ा नहीं मिली, और जिनको सज़ा हुई वो उसका स्कैंडल से कोई मतलब नहीं था। आप ये समझ लीजिए। और उन लड़कियों के बारे में बताता हूँ कि अभी भी जब कभी उस केस के संबंधित कुछ साल पहले तक गवाहियाँ हुई हैं, तो लोगों ने, क्योंकि वो सब लड़कियों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए और बच्चों के बच्चे भी हो गए, तो वो हाथ जोड़ के मना कर देती हैं कि हमें अब इससे कैसे दूर रख कर दो, हमारा कोई लेना नहीं है। और सिवाय ये वो कड़वा जहर था, वो कड़वा घूंट था, जिसको उस समय की लड़कियों ने सुना, सहा और देखा। और मैं आपको बता देता हूँ, वो शुरुआत थी। आज द केरल स्टोरी में जो इतनी बड़ी संख्या बताई जा रही है, वो सिर्फ हो सकता है किसी ने संख्या नॉर्मल कह दी हो, किसी ने आंकड़ों के हिसाब से कह दी हो, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि आप सोचो कि उस समय में भी, और कहाँ से शुरुआत हुई, उस समय के मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस है, देखिए मैं आपको बताता भी हूँ। जैसे कि उस समय के मास्टरमाइंड थे फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। ये तीनों जो थे, उन लोग समय के मास्टरमाइंड थे। एक उस समय के एक कांग्रेस के जो हैं, वो युवा नेता थे, और उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। किसी को कोई कहने वाला नहीं था। ये डराया गया लड़कियों के माँ बाप को, जबकि वो इतने रसूखदार लोग थे, IAS PCS अधिकारी भी थे, कि डराया गया कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, और इस तरीके से कई चीज़ों पे उनको मतलब धमकाया भी गया कि नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और वो केस आज उस केस को दोबारा रीओपन होने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो केस था जब हिंदुस्तान के जिन जिन लोगों ने उस केस को सुना, उनको विश्वास नहीं हुआ कि क्या जिन लोगों के बीच हम रहते हैं वो हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन आरोपियों का मैं आपके सामने नाम मैंने लिया, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे हो समाज बदल रहा है, समाज के अंदर सोच बदल रही है, सरकारों में जो चेंजेस आना शुरू हुए हैं, तो इनको भी खुलासा होना आवश्यक है। द केरला स्टोरी को केरला ही क्यों सेलेक्ट हुआ? मतलब ये इंडिया में हमारे इतने सारे स्टेट्स हैं, तो मूवी यूपी स्टोरी, आपकी दिल्ली स्टोरी, मध्य प्रदेश स्टोरी कोई भी बन सकती थी, आखिर केरला स्टोरी ही क्यों बनी? देखिए विनीत जी, सत्य कड़वा होता है, और सत्य का जो स्वरूप होता है वो इतना भयानक होता है कि हर आदमी उसे पचा नहीं सकता। बिल्कुल। जो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ, ये भी एक कड़वा सत्य है। आप सोचिए, मैं हिंदुओं की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदू जागरण मंच से हूँ, अपने समाज की बात करता हूँ। हिंदू लड़कियों के साथ कितने समय से इस तरह की गतिविधियां हो रही थी और नियमित चल रहा था। लोगों ने तो मानना भी बंद कर दिया कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है, होती भी है। बिल्कुल। किसी सरकार ने नहीं माना, क्योंकि ये घटना जो थी
वो क्रिश्चियन लड़कियों के पे थी। मैं आपको बताता हूँ। कोची, केरल के एक कैथोलिक चर्च ने लव जिहाद का पूरा मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि बड़ी तादाद में राज्य के कई ईसाई समुदाय की महिलाओं को लुभाकर इस्लामिक स्टेट और आतंकवादी गतिविधियों में धकेला जा रहा है। जब उन्होंने जो था इस मुद्दे को उठाया, और क्योंकि हिंदू संगठन इस पर कार्य कर रहे थे, अपनी बिल्कुल। आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि लव जिहाद जैसी कोई, बल्कि पूरी दुनिया में कोई मानने को नहीं था। सोचते थे कि आपस में प्यार लोग करते हैं और इस तरीके से शादी करते हैं। लेकिन जब इस तरह से उठा और उन्हें भी पता लगा कि उनकी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है, तो उन लोगों ने विश्व हिंदू परिषद और इस तरीके के कई हिंदू संगठनों का साथ दिया, और साथ देने के बाद जो है वो अपनी आवाज़ को उठाया। तब जाकर आपके और हमारे पास तक ये शब्द निकल कर आया है। अन्यथा आज भी हम और आप इस अंधकार में होते कि लव जिहाद जैसी कोई, हम और आपको, सामान्य लोगों को इस अंधकार में रखा जाता कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है। जब तक समाज, मैंने क्या कहा, जहाँ पर जागरूकता आती है वहीं पर जो है समाज को एकत्र होना शुरू होता है। तो जागरूकता के लिए हमें और आपके माध्यम से हर व्यक्ति को, मैं फिर से करूँगा, जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है वो जाएं, देखें, क्योंकि इस मूवी में बहुत सारी चीज़ें, आप सोचिए, एक लड़की को माँ बाप हॉस्टल में पढ़ने भेजते हैं कि बच्ची जाएगी, पढ़ेगी, और गर्ल्स हॉस्टल में भेजते हैं। बिल्कुल। उनके साथ हम सोचते हैं कि बहुत सेफ लड़कियां हैं हमारी, और उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे पास कौन सा स्थान बचता है अपने बच्चों को पढ़ाई, शिक्षा के कौन से मंदिर में भेजें जहाँ इस तरह की घटनाएं ना घटित हों। आप सोचने का हमारा ये प्रश्न है। समाज को इसलिए जागरूक होने की ज़रूरत है क्योंकि मैं मानता हूँ आज की तारीख में बहुत सारे लोग, 30 से 40% लोग या 25 से 30% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को हॉस्टल भेज रहे हैं। और ये लड़कियों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ भी हो रहा है। लव जिहाद का तो जिहाद खाली लड़कियों के ऊपर पिक्चर बनाई गई अगला है। प्रश्न आपके साथ ये भी था जी, कि क्या लव जिहाद या जो केरला स्टोरी मूवी जिस कंसेप्ट पे बनी है, ये सिर्फ लड़कियों के एप्लीकेबल है, लड़कों के ऊपर भी एप्लीकेबल है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, एक मानसिकता समाज को दुष्प्रभावित कर रही है, जिसके परिणाम आप और हम देख रहे हैं। उसमें खाली लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है ये कहना पूर्ण नहीं है, उचित नहीं है। लड़कों के साथ भी ये चीज़ें घटित हो रही हैं। कई ऐसे हमारे भाई बंधु मित्र हमारे संपर्क में आए जिन्होंने अपने पुराने हॉस्टल्स वगैरह में रहते थे, उसके बारे में हमसे चर्चा भी करी। पूरा एक षड्यंत्र रचा जाता है इस तरह की गतिविधि को अंजाम देने के लिए। आज हम या हमारे बच्चों को जब हम भी कहीं भेजते हैं तो हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जिस जगह भेज रहे हैं क्या वो हमारे बच्चों के लिए उचित है। बच्चे आज घर के बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किसके साथ बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और घटनाएं घटित क्यों हो रही हैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि हमारे और बच्चों के बीच में बड़ा गैप बनता जा रहा है। बिल्कुल। जब तक ये गैप खत्म नहीं होगा माँ बाप और बच्चों के बीच में, आज मैंने देखा बहुत सारे माँ बाप मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, मोबाइल के साथ साथ उनके बच्चे भी मोबाइल लेके बैठते हैं, वो गैप आ जाते हैं। होता क्या है, एक उम्र के बाद जब बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो उन्हें माँ बाप की बात समझ में नहीं आती है। उन्हें लगता है ये लोग जो है कुछ नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इनको कुछ नहीं पता। तो हमें उस गैप को अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनके साथ खेलना पड़ेगा, उनके साथ खाना पड़ेगा, उनके साथ घूमने जाना पड़ेगा, अपना कल्चर बताना पड़ेगा, अपने चीजें बतानी पड़ेगी। जी, आपको मैं बताता हूँ ये जितनी भी चीजें चल रही हैं उसका कारण क्या है। काफी सालों से, लगभग 8वीं शताब्दी से विदेशी आक्रमण तक जो थी वो हिंदुस्तान के अंदर अटैक करती गई। वो बार बार कोशिश करते थे कि हम किसी तरीके से हिंदुस्तान पे जो है वो अपना को पूरी तरह से कब्जा लें। कई साल तक कुछ लोगों ने शासन भी किया यहाँ पर, लेकिन वो हिंदुस्तान की संस्कृति खत्म नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हिंदुस्तान की जो परंपरा है, संस्कृति है, वो इतनी मजबूत थी कि उसको खत्म करना इनके लिए असंभव ही नहीं था। 47 में जब हमारा देश, कहते हैं लोग कि आज़ाद होगा, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद
अब जब लॉ ऑर्डर बना, तो उसके बाद इनको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से, क्योंकि कुछ लोग उस प्रवृत्ति के तो फिर भी रह गए ना, अंग्रेज तो चले गए लेकिन उस प्रवृत्ति के लोग रह गए। उन्होंने सोचा हम किस तरीके से अब हम अपने कार्य को करेंगे, क्योंकि अंग्रेज वापस जा चुके थे, बंटवारा हो चुका था, अब कैसे करेंगे जब हम इतनी संख्या में होने के बाद कुछ नहीं कर पाए। तो इन्होंने कुछ प्रयोग किए, जैसे सेक्शन 30 है, उस पर कार्य किया, जिसमें हम हिंदुओं को उनकी शिक्षा से, उनकी पद्धति से, उनकी संस्कृति से वंचित कर दें। हिंदू जब अपने धर्म के बारे में पढ़ेगा नहीं तो बच्चों को बताएगा क्या? बिल्कुल। जब बच्चों को बताएगा नहीं तो उनमें संस्कार कहाँ से आएंगे? ये पूरा एक, मैं बता रहा हूँ, एक पूरा का पूरा षड्यंत्र चलता चला गया। उसके बाद एक मानसिकता और पैदा की गई कि आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जाएगा तभी वो एजुकेटेड कहलाएगा, अन्यथा वो एजुकेशन में पीछे रह जाएगा। ये मानसिकता रही। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद हमारे वेशभूषा में, अगर आज हम लोग धोती कुर्ता पहन के कहीं जाते हैं, अपने किसी परिवेश में रहते हैं, तो हमारे को शादी में या होटल्स में या बड़ी जगह पे हमें एंट्री नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती साहब? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि हम अपनी परंपरा को बचा कर रखें। ये पूरा एक षड्यंत्र है। आज आपने देखा होगा, मुसलमान कहीं पर भी जाता है, वो टोपी लगाता है, वो अपना पजामा नाड़ा ऊपर करके पहनता है, पजामा ऊपर करके पहनता है, सरदार अपनी पगड़ी में रहता है। लेकिन हिंदुओं को अगर वो टीका लगाते हैं, शर्माने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद से हिंदुओं को दिखाया गया कि तुम बहुत ज़्यादा जो हो वो बहुत पिछड़े हो, बहुत, ये लगाने से क्या हो जाएगा। चित्रों में आप देख लीजिए, जितनी मूवीज़ वगैरह आई उसमें क्या चीज़ दिखाई गई। हम लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया गया। अब हमें अपने धर्म की बात करने में, हमारे बच्चों को पैर छूने में, हमें लगता था कि हम पैर छूते हैं हमें सामने वाला कुछ देगा, और आज के बच्चे पैर छूने से घबराते हैं। तो यही सारे कारण हैं जिसके कारण आप जो पूछ रहे थे। मैं तो सरस्वती विद्या मंदिर का पढ़ा हूँ सर जी। हमें तो क्लास 5th से ही सिखाया गया था कि सुबह जब स्कूल आओगे तो माँ बाप के पैर छू के आना है जी। तो हमारे को तो ज्ञान वहीं से मिल रहा था, लेकिन इंग्लिश मीडियम में शायद ये चीज़ें अभी बहुत दूर हैं और हो भी नहीं पाएंगी जी। अच्छा, एक मेरा और प्रश्न था। केरला में 92% साक्षरता है, लिटरेसी रेशो है, पढ़े लिखे लोग वहाँ ज़्यादा हैं, उसके बावजूद माइंड वॉश इतने आराम से कैसे हुआ? ये आपने बहुत अच्छा मेरे दिल का प्रश्न पूछा आपने। मैं सही बात बताता हूँ आपको। देखिए विनीत जी, पढ़ाई लिखाई बच्चों को शिक्षित तो बना सकती है, लेकिन संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार ना मिलने का ही कारण है जब हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हैं। आज हमारे किसी बच्चे ने डॉक्टरेट कर लिया या इंजीनियरिंग कर ली या कोई और पढ़ाई कर ली तो लगता है कि भाई इतने पर्याप्त हो गया अब ये, या कोई कुछ भी बन गया तो लगता है कि ये पूरा हो गया, जबकि वहाँ तक कोई ख़त्म नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ, या वहाँ तक कोई ऐसा चीज़ नहीं हुई कि उसने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया। हर आदमी अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करता है, उन्होंने वो कार्य किया। बिल्कुल। लेकिन जब तक आप उसको संस्कृति से नहीं जोड़ोगे, जब तक आप उसको अपने धर्म के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में, अपने त्योहारों के बारे में, हर चीज़, अपने जो आदर्श महापुरुष हैं उनके बारे में नहीं बताओगे, तब तक कैसे वो समझेंगे कि किस हमारा देश आज़ाद हुआ, कितने संघर्षों के बाद आज़ाद हुआ, कितने लोगों ने अपने बेटों को खोया, किसी ने अपने भाइयों को खोया, किसी ने अपने घर की महिलाओं को भी खोया। ऐसा नहीं है कि देश को ऐसी आज़ादी मिल गई, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो उनको बताना पड़ेगा। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में नहीं बताएंगे बच्चों को, हम वीर चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में नहीं बताएंगे, हम बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में नहीं बताएंगे, तो हमारा बच्चे कहाँ से सुनेंगे? वीर शिवाजी के बारे में नहीं बताएंगे, महाराणा प्रताप जी के बारे में नहीं बताएंगे, तो हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे? कैसे पता लगेगा? उन्हें कौन बताएगा? क्योंकि किसी भी शिक्षा के मंदिर में एक चैप्टर बताओ तो इन चीज़ों का जिक्र होता है। अब हमको बताएं कि अगर किसी से पूछो कि झांसी की रानी के बारे में बताओ, तो वो इतना तो बोल सकता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो ले लो हर बुलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता होगा। उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, कैसे कैसे उन्होंने कार्य किया, इसके बारे में कौन बताएगा? उसके बारे में सारा कार्य हमें ही बताना है, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना है। और हमें बच्चों को, मैं तो कहता हूँ कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन, बल्कि अगर प्रतिदिन संभव हो सके बच्चों को मंदिर लेके जाना है। आप सोचिए, छोटी सी बात बताता हूँ, हमें लगता है कि हम बहुत सारे लोगों को कि हम मंगल को मंदिर जाना चाहिए। नहीं,
हमें प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, हमें प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। आप सोचिए पूजा पद्धति का क्या प्रभाव पड़ता है। मैं आपको छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। आपने जैसे उदाहरण तो मैं देता हूँ, आपने केरला मूवी के एंड में भी सुना होगा, उस बच्ची ने अपने पिताजी से क्या कहा था, पिताजी आपने मुझे क्यों नहीं बताया, हाँ, आपने मुझे मेरे संस्कार क्यों नहीं सिखाए। तो वही चीज़ है, हर बच्चे, ये वो केरला वाली बच्ची के नहीं है, हिंदुस्तान के हर हिंदू परिवार के बच्चों के साथ का प्रश्न यही है अपने माँ बाप से आज की तारीख में, कि आपने मेरे संस्कृति के बारे में क्यों नहीं बताया, आपने मेरे को। और आज के मैं बच्चों को भी फ्रैंकली स्पीकिंग बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर नहीं भी बताया गया तो आप पढ़िए। आप तो एजुकेटेड हो, आपके पास तो सब सारी सुविधाएं हैं। पहले के माँ बाप के पास सुविधाएं नहीं थी, इतनी ज़्यादा हमारा नहीं हुआ था। पहले ये सारा काम डीडी नेशनल ने ले रखा था, जिसमें महाभारत, रामायण और ये सब चीजें आती थी और सन्नाटा हो जाता था रोडों पर। तो लोग पहले वहां से सीख रहे थे। अब आपके पास यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है जी, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए देखने की। और इसके साथ आपको एक चीज़ बताता हूँ, कई बच्चे हमारे संपर्क में आते हैं, उनसे बात भी होती है, हम कार्यक्रमों में भी जाते हैं। हमारे यहाँ जब तक महापुरुषों को के बारे में नहीं बताया जाएगा, श्री राम के चरित्र के बारे में नहीं बताया जाएगा, लोग क्या समझते हैं, श्री राम का चरित्र जो है वो हिंदुओं का चरित्र है या हिंदू धर्म से मतलब रखता है, ऐसा नहीं है। श्री राम का चरित्र वो चरित्र है जिसमें हर परिवार में एक पिता अपने बच्चे से क्या अपेक्षा करता है, अपेक्षा रखता है, उसका बेटे का चरित्र कैसा होना चाहिए, वो राम गुण को अपने बेटे के अंदर ला सकता है। एक श्री राम चरित्र एक माँ के लिए बेटे का क्या दायित्व बनता है वो दर्शाता है, एक भाई का भाई के प्रति क्या दायित्व बनता है वो दर्शाता है, एक पति का पत्नी के लिए क्या दायित्व बनता है वो दर्शाता है। तो अगर हम श्री राम के चरित्र को खाली हिंदुओं से जोड़ दें या सनातन से जोड़ दें, ये पर्याप्त नहीं है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को नहीं बल्कि दुनिया के हर व्यक्ति को राम चरित्र को पूजना चाहिए। श्री राम का चरित्र जो है वो एक ऐसा चरित्र है जिसमें हमारी जो कल्पना है वो पूरी तरीके से उस पर फिट बैठती है। बिल्कुल। क्योंकि आप सोचिए, क्या हम सोचेंगे कि हमारे घर औरंगजेब पैदा हो? मैं सही बात बता रहा हूँ, जिसने अपने 3 भाइयों का कत्ल कर दिया, जिसने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया। क्या आप सोचोगे कि आपके 4 संतानें हो जिसमें एक संतान आपको जेल में बंद कर दे या आपके बाकी 3 भाइयों का जो गर्दन है वो काट दे? मैं जानता हूँ कोई भी मुसलमान परिवार का भी जो एक पिता होगा वो नहीं चाहेगा, लेकिन उनकी मजबूरी है। उनको उनके लोगों ने जो है वो इतना ज़्यादा उनके दिमाग में डाल रखा है कि हमारे औरंगजेब से हमारा कोई संबंध था, जबकि यहाँ के लोगों का औरंगजेब से कोई संबंध ही नहीं था। तो कहने का मतलब है उनका संबंध था श्री राम से, उनका संबंध था जो था माँ सीता से। क्योंकि हमारे यहाँ पे जितनी भी आप देखो वेद है, पुराण है, ये खाली हिंदू संस्कृति को ही दर्शाती नहीं है। ये मानव जब हम मानव जीवन में पैदा होते हैं उसमें हमारे कौन से कर्म हैं उसको दर्शाती है। हमारा जैसे आप अगर वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, वेदों में क्या है? वेदों में अगर आप वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद में क्या है भाई? 5 तत्व जो 5 तत्व हमारे होते हैं, उस तत्व का यज्ञ है, यज्ञ की विधि है, किसका कैसे कार्य करना है, उन सभी के बारे में तो दे रखा है। उससे क्या होगा? प्रदूषण जो है उससे क्या होगा? वातावरण पवित्र होगा। इसी के आधार पे हमारे जीवन यापन की कई सारी चीज़ें उसके बारे में बता गई हैं। सब कुछ विज्ञान से जुड़ा हुआ है। और आप देखिए जिस सनातन ने आज जो कई वर्ष, साल, 1000 वर्ष पहले लिख के रख दिया, बता के रख दिया, आज वैज्ञानिक उसको उस पे मान रहे हैं, उस पे मान रहे हैं, उस पे कार्य कर रहे हैं। वो जानते हैं, उन्हें कल्पना देने का कार्य। आज अगर कोई व्यक्ति कोई खोज करता है तो उसको कल्पना देने का कार्य जो है वेद पुराण में। अगर हम इसको खाली वेदों को, पुराणों को हम सनातन से ही ना जोड़ें, पूरे दुनिया को इस पे अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम इस पे अध्ययन करना शुरू कर दिया तो मैं बताता हूँ मानव जाति का बहुत सूर्योदय कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। क्योंकि आज दुनिया धीरे धीरे आप सोचिए, जब हमारे यहाँ कोरोना आया तो योग, जिसे हमारे यहाँ के लोग कहते थे अरे यहाँ पे क्या है, पूरी दुनिया ने कितने 160 से ज़्यादा देशों ने योग को मान्यता दी, स्वीकारा। हमारे यहाँ की औषधि को
बोला जाता था कि ये घास-फूस खाते हो, हमारे की औषधि को लोगों ने ग्रहण किया, हमारा काढ़ा जो है, हमारे यहाँ की जो देसी मसाले हैं, उस मसालों को लोगों ने अपनाया। तो कहने का तात्पर्य है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हमारे हर घर में उपलब्ध हो रहती है, हमारी हर माताओं की ज़ुबान पर रहती है, हमारे हर किसी भी अगर बच्चे को खाँसी हो जाती है तो सीधे-सीधे कह दिया जाता है, इसको तो अदरक कूट के और शहद में मिला के मिला दे के दो, दे। बच्चा खा लेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम हर उस चीज़ के रक्षा कर रहे हैं जो दुनिया में है। हम खाली मानव जाति की बात नहीं करते। हिंदू समाज या कहते हैं सनातन जो है, वो आपका पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, जल हो, हर ईश्वर ने जो हमें दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, वो कहती है कि हर चीज़ का संरक्षण करने का दायित्व मानव जीवन पर है। हम मानव जीवन के दुश्मन बने जा रहे हैं। यही हमारा लक्ष्य है कि अभी हमारे पास इतना सब कुछ है, इतना पाने के लिए, जिसका हमारे को ईश्वर ने हमें एक जन्म दिया है कि भाई इस जन्म में जो है वो आपको बहुत सारे कार्य करने हैं। लेकिन हमारा जन्म जो है वो क्या है, वो एक जन्म में भी हम उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, और इतनी चीज़ें पाने के लिए जिसकी हमारे पास कल्पना तक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सोचते हैं कि हम लोगों को अपने मानव जीवन के बारे में कुछ करना चाहिए, तो हमें अपने वेदों पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से अपने समाज को एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी भाई इस तरह की विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता कि कहाँ पे करना है, तो वो आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से हमसे मिलें। हम उनको एक ऐसे अच्छा एनवायरनमेंट बताएंगे कि आपको वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको वेदों का पूरा ज्ञान मिलेगा, पुराणों के बारे में बताया जाएगा, और आप अपने बच्चों को भेजिए वहाँ पर। धीरे धीरे करके हम इसको प्रत्येक घर तक, जैसे हमने यदि एक कोशिश थी, हिंदू नववर्ष के बारे में लोग नहीं जानते थे, बिल्कुल 8 से 10 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया, और आज आपने देखो पूरे देश ने इस बार स्वीकारा और बहुत उत्साह के साथ मनाया भी। तो चेतना आएगी। मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है, लव जिहाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और लव जिहाद और लिव इन रिलेशन को हम कैसे सिमिलर कह सकते हैं? देखिए विनीत जी, मैं बताता हूँ आपको। लव जिहाद की उत्पत्ति तो केरला से ही हुई है, इसमें कोई पहले अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये शब्द दिया हुआ उधर का ही है। अच्छा। हम लोग इसको पहले, जब हम लोगों का भी शब्द पहले भी रहा, लेकिन इसको जो लाइमलाइट में आया वो केरला से आया। लोगों ने मानना जब शुरू किया वो उधर से माना। हम लोग तो काफ़ी समय से लव जिहाद चला रहे थे, काफ़ी सालों से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। तो अगर आप ऑथराइज माने कहने की बात करते हैं, तो वो शुरुआत आप कह सकते हैं केरला से। लेकिन हमारे यहाँ पे हम जब बात करते थे, कई सालों से हम लव जिहाद चिल्लाते थे, तो किसी ने, क्योंकि उस समय कोई केस रिकॉर्ड नहीं किया गया, उस समय किसी के ऊपर कोई केस लगाया नहीं गया, तो इस वजह से हम उसको अपने लिए ऑथराइज नहीं मानते थे। लेकिन हाँ, जो आपने बात की लिविंग रिलेशनशिप, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि कल आपका बेटा या बेटी बड़े होकर किसी व्यक्ति के साथ, लड़का या लड़की किसी के साथ रह रहे हैं बगैर शादी किए? किन लोगों ने इसको अप्लाई किया, किन लोगों ने इसे अप्लाई करवाया? क्या उनके अंदर अपने संस्कार, संस्कृति, परंपरा का कोई स्थान ही नहीं था उनके जीवन में इस चीज़ का? ये बहुत बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं कि समाज के ऊपर समाज को कलंकित करने का, जो ये समाज को कलंकित करने की एक साक्षात व्यवस्था है। हम इसका पूरी तरीके से खंडन करते हैं, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप, आज हमारा देश या हमारे देश के बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन वो इतने व्यस्त नहीं हो सकते कि वो बगैर किसी बंधन में बंधे साथ में रह सकते हैं। जब वो साथ में रह सकते हैं, तो वो बंधन में बंध भी सकते हैं। तो अगर उनको साथ में रहना है, वो शादी करें, साथ में रहें, माँ-बाप के साथ बताएँ कि भई शादी करना चाहते हैं, रहें। लेकिन अगर वो कहते हैं हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, इसका क्या मतलब मान के आप चलते हैं? क्या इसको समाज कैसे स्वीकार कर सकता है? और जिन लोगों ने इसे स्वीकार किया, क्या वो मानव जाति के विपरीत नहीं हुआ? या हम कह सकते हैं कि वो जो है, जिन लोगों ने इसको स्वीकार किया, क्या वो उसे संस्कृति की या समाज की परवाह बिल्कुल नहीं थी? ऐसा ही तभी हो सकता है, जिसने भी इसको लागू किया या करवाया। मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, कई बार क्या होता है सर, बहुत सारे लोग चाहते हुए भी ना चाहते हुए इस इंसिडेंट में फंस जाते हैं। जी। उनकी इच्छा नहीं थी, वो किसी अच्छे मोटिव से गए, लेकिन कई बार हो जाता है, और वो ऐसी स्थिति में होते हैं जिसमें वो अपने माँ बाप से भी बात नहीं कर सकते, अपने भाई बंधु से भी बात नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इस प्रश्न का जवाब दूंगा कि वो कैसे फंस जाते हैं। वो ऐसे फंस जाते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि माँ बाप बच्चों से दूर होते जा रहे हैं।
माँ बाप जब बच्चों से दूर होते हैं तो बच्चों में को वो अंदर वो अकेलापन की आदत हो जाती है। जब वो अकेलेपन की आदत हो जाती है तो उनको कुछ ऐसे लोगों का साथ अच्छा लगने लगता है जो उनके दर्द को समझें या समझने का दिखावा करते हैं। तो इसी दिखावे का स्वरूप जो है वो बच्चे धीरे-धीरे वो इस तरीके की विसंगति में पड़ जाते हैं और आ जाते हैं। अब आपका एक प्रश्न था कि इसको वो बच्चे किससे बात करें? हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं या माँ-बाप आते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इस तरीके से गलत प्रवृत्ति में पड़ गया है या इसका किस तरीके से हम निदान कर सकते हैं। तो हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद जो है बहुत सारे बच्चों से बात करते हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी नहीं होती है उससे अवगत कराते हैं, उसे अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं। तो हमने माना कि हमने 70 से 80% बच्चों के अंदर जो है वो हमें हमारे बच्चों ने हमारी बात सुनी और बच्चों ने जब हमारी बात सुनी तो आज के वो बच्चे जब हमें मिलते हैं तो उनके अंदर एक अलग ऊर्जा दिखती है, उनके अंदर अपनत्व दिखता है, उनका अपने माँ-बाप के प्रति अपनत्व दिखता है। अगर किसी माँ-बाप को ऐसा लगता है कि भई उसके बच्चों को दिशा की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो वो हम लोगों से मिल सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे काउंसलर हैं, जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को माँ-बाप की भी काउंसलिंग करते हैं। तो वो हमसे आके मिलते हैं, हम उनको एक सही दिशा देने का कार्य करते हैं और जहाँ तक हमारे लिए संभव हो पाता है, हम उसमें आज भी हम कार्य कर रहे हैं और कोई भी हमसे मिलता है, तो हम उसमें उनको बढ़िया-सा एक कहते हैं कि एनवायरनमेंट हम बताते हैं और माँ-बाप को हमारे से संतुष्टि भी मिलती है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने केरला स्टोरी मूवी से जुड़े हुए सारे पहलुओं को इतने आराम से, इतने सरल शब्दों में बताया। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, वो ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे और इस वीडियो को शेयर करके और ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का भी वो काम करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद विनीत जी। हमारा जो एक उद्देश्य रहता है वो जन चेतना का रहता है, क्योंकि हमारा जब व्यक्ति में चेतना आएगी, समाज में चेतना आएगी तो राष्ट्र हमारा जो है वो उन्नति करेगा ही करेगा और यही हमारा परम वैभव हमारी माँ परम वैभव पर पहुँचे, हमारी भारत माता, इसी का उद्देश्य के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर।